Hello guys, welcome to the next video of mathematics. In last video we have completed the chapter linear inequalities. ठीक है, दो लेक्चर का वीडियो था. ठीक है, दो लेक्चर का चैप्टर था वो हमने पिछली क्लास में कंप्लीट करा. नाउ इन दिस वीडियो वी आर स्विचिंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी और बहुत अच्छा. मतलब यूजुअली स्टूडेंट्स जो रहते हैं वो पसंद करते हैं इस चैप्टर को सॉल्व करना. ठीक है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी चैप्टर है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है. ठीक है, एग्जाम में इसका वेटेज भी ज़्यादा रहता है और इजीली सॉल्व भी हो जाता है. ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद द परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन. सबसे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है. ठीक है, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, दिस टू वर्ड्स is used in reference with the selection. ये दोनों वर्ड परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन सिलेक्शन के रेफरेंस में यूज होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें रखी है और अगर मुझे उसमें से कुछ चीज़ों का सिलेक्शन करना है तो मैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा, डिपेंड अपॉन दी कंडीशन कि कब मुझे परम्यूटेशन यूज़ करना है, कब मुझे कॉम्बिनेशन यूज़ करना है. ये दोनों के अलग अलग तरीके होते हैं एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमको परम्यूटेशन को यूज़ करना है कि कॉम्बिनेशन को यूज़ करना है दोनों में सेम चीज़, दोनों सिलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, बट एक में कुछ स्पेसिफिक कंडीशन आ जाती है, दूसरे में कुछ अलग स्पेसिफिक कंडीशन आ जाती है. तो एक एक करके समझते हैं कि ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होता क्या है. सबसे पहले हम बात करते हैं परम्यूटेशन की. देखो, अब मैं परम्यूटेशन बोलूँ या कॉम्बिनेशन बोलूँ, दोनों में एक चीज़ कॉमन है. कौन सी? कि मेरे पास में बहुत सारी चीज़ें हैं, n नंबर ऑफ थिंग्स है, उसमें से मुझे कुछ चीज़ों का सिलेक्शन करना है. ठीक है, तो मैं या तो परम्यूटेशन यूज़ करूँगा या तो मैं कॉम्बिनेशन यूज़ करूँगा, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन एंड कंडीशन. अब पहली चीज़, परम्यूटेशन. परम्यूटेशन की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर मुझे बहुत सारी चीज़ों में से कुछ चीज़ों का सिलेक्शन इस तरीके से करना है कि सिलेक्शन के साथ में अरेंजमेंट भी इम्पॉर्टेंट हो. अगर सिलेक्शन के टाइम पर सिलेक्शन के साथ में अरेंजमेंट भी इम्पॉर्टेंट है, देन एट दैट सिचुएशन, एट दैट सिनेरियो वी यूज परम्यूटेशन. एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? 26. ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेट्स में कितने लेटर्स? 26. मान लो उसमें से मैंने कोई से 3 लेटर सिलेक्ट करे, कोई से भी एट रैंडम 3 मैंने पिक कर लिए. फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ई ले लिया, एक टी ले लिया और एक ए ले लिया. ये 3 अलग अलग लेटर्स मैंने पिक कर लिए. अब मैं कोशिश करता हूँ इन 3 लेटर से वर्ड्स बनाने की. अब बताओ मैं इन 3 लेटर से कौन कौन से वर्ड्स बना सकता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, पहले मैंने बना लिया टी ई ए, टी. ठीक है, सेकेंड मैंने बना लिया ई ए टी, ईट. और थर्ड मैंने बना लिया ए टी ई, एट. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने 3 लेटर सिलेक्ट तो करे थे, लेकिन जब मैंने इन 3 लेटर्स को आपस में अरेंज करा तो मेरे पास 3 वर्ड्स आए जिनका मीनिंग अलग अलग है. देखो, टी का मतलब यहाँ पर हो गया चाय, ईट का मतलब खाना और एट का मतलब हो जाता है खा लिया. ठीक है, तो ये जो 3 वर्ड्स है, तीनों का मेरे पास में मीनिंग क्या है? अलग अलग है. ठीक है, इसका मीनिंग अलग, इसका मीनिंग अलग, अब इसका मीनिंग अलग. ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो तीनों वर्ड्स में जो लेटर्स यूज हो रहे हैं वो तो सेम ही है. यहाँ पर भी यही 3 लेटर्स है, यहाँ पर भी यही 3 लेटर्स है और यहाँ पर भी यही 3 लेटर्स है. लेकिन जब मैंने इन 3 लेटर्स को आपस में अलग अलग तरीके से अरेंज करके वर्ड बनाया तो वर्ड का मीनिंग क्या हो गया? चेंज हो गया. मतलब यहाँ पे जब मैंने सिलेक्शन करा तो अरेंजमेंट ने अपनी अलग ही इंपॉर्टेंस शो करी. दैट मीन्स इन दिस केस सिलेक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज ऑफ अरेंजमेंट, या फिर अरेंजमेंट इज ऑफ इक्वली इंपॉर्टेंस एज सिलेक्शन. ठीक है, तो इस केस में हम यूज करेंगे परम्यूटेशन. कैसे यूज करेंगे, क्या फॉर्मूला है, कैसे सॉल्व करते हैं वो आगे देखेंगे. बट अभी के लिए समझना ये है कि जब भी हमको सिलेक्शन के साथ में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट दिखेगा उस केस में हम क्या यूज करेंगे? परम्यूटेशन. अब वो अलग से हमको क्लिक हो जाएगा कि कहाँ पर इंपॉर्टेंट है अरेंजमेंट, कहाँ पर नहीं है. अगर यूजुअली एग्जाम पर्पज से याद रखना हो तो ऐसे याद रख सकते कि जहाँ पर नंबर्स
लेटर्स, डिजिट्स, अल्फाबेट्स, इन चीज़ों में जहाँ जहाँ डीलिंग्स होती है ना, इन दैट केस वी यूज परम्यूटेशन। अब ये हो गया फर्स्ट केस। नाउ व्हाट इज द सेकंड केस? कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन किस तरीके से यूज होता है या कहाँ पर यूज होता है, इसकी एक अलग कंडीशन है। देखो, परम्यूटेशन में क्या था, सिलेक्शन के साथ में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट था। कॉम्बिनेशन में ऐसा होता है कि सिलेक्शन के साथ में अरेंजमेंट अगर तुम करते भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे सिलेक्शन के साथ अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है। कैसे, ये समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक टीम बनानी है 11 प्लेयर्स की। ठीक है, एक क्रिकेट की टीम बनानी है दैट कंसिस्ट ऑफ 11 प्लेयर्स। मेरे पास ना 25 प्लेयर्स थे। आई हैव 25 प्लेयर्स। मैंने उसमें से 11 सिलेक्ट कर लिए और पूरे के पूरे 11 प्लेयर्स को बोला कि एक लाइन में खड़े हो जाओ। ठीक है, नाउ दिस 11 प्लेयर्स आर स्टैंडिंग इन अ लाइन। मैंने 25 में से 11 सिलेक्ट तो कर लिए। अब मैं देखूंगा क्या मेरा अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। मैंने मान लो 11 लाइन से ऐसे खड़े कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब मैंने क्या करा, इनकी आपस में शफलिंग कर दी। किस तरीके से? थे तो यही 11, जो लास्ट पे खड़ा था उसको मैंने फर्स्ट पे भेज दिया, जो फर्स्ट पे खड़ा था उसको किसी बीच वाली पोजीशन पे भेज दिया, फिफ्थ या सिक्स पे, और ये जो फिफ्थ और सिक्स पे जो खड़ा था ना उसको लास्ट भेज दिया। ठीक है, तो अब जब मैंने इनकी पोजीशंस की रीशफलिंग करी, पहले वाला आखिरी में चला गया, आखिरी वाला बीच में आ गया और बीच वाला वापस पहले पे चला गया। तो जब मैंने इनकी पोजीशंस की रीशफलिंग करी, इनकी पोजीशंस को चेंज करा, क्या टीम में कोई फर्क पड़ा? जब मैंने 25 में से 11 प्लेयर सिलेक्ट करे थे तो ये तो अभी भी वही 11 प्लेयर्स है ना, सिर्फ पोजीशन ही तो चेंज हुई है। मैंने ऐसा खड़ा करा था, अब उस तरीके से खड़ा कर दिया, क्या टीम में कोई फर्क पड़ा? नहीं। तो यहाँ पे जब मैंने अरेंजमेंट्स को चेंज करने की कोशिश करी तो क्या उससे मीनिंग बदला? क्या कुछ ड्रास्टिक चेंज आया उसमें? नहीं। तो जब सिलेक्शन के साथ में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इन दैट केस वी यूज कॉम्बिनेशन। सो यहाँ पर अपने पास में दो अलग अलग डेफिनेशंस आती है जिसको क्लासिफाई करते हैं इस बेसिस पे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ परम्यूटेशन तो मैं यहाँ बोलूंगा arrangements are equally important as selection। और नेक्स्ट, अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो हम बोलेंगे अरेंजमेंट्स आर नॉट एट ऑल नेसेसरी। अगर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है तो परम्यूटेशन, अगर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो कॉम्बिनेशन। तो ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन होती है चैप्टर की, परम्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है और कॉम्बिनेशन का मीनिंग क्या होता है। अब इस आगे के चैप्टर को सॉल्व करने के लिए जब तक हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बेसिक मेन प्रॉब्लम्स पे पहुंचे उसके पहले मुझे ये सीखना है कि इस चैप्टर के कैलकुलेशंस को कैसे डील किया जाता है। ठीक है, इस चैप्टर के कैलकुलेशंस को डील करने का भी एक अपना अलग ही तरीका है। ठीक है, अब पहले वो कैलकुलेशन जो हमारे लिए नया है पहले वो सीखते हैं, फिर और आगे की तरफ स्विच करेंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इस चैप्टर में जब हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं तो उसमें एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है दैट इज फैक्टोरियल। फैक्टोरियल नोटेशन। अब फैक्टोरियल नोटेशन का मतलब क्या होता है ये ध्यान से सुनते हैं अपन। ठीक है, फैक्टोरियल में फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे दे के रखा है 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल या तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा दो, और इसका एक और तरीका होता है ये ऐसा एल शेप में अपन लिख देते हैं, या तो ऐसा लिख लो एक्सक्लेमेटरी मार्क या फिर ये एल शेप, मतलब या तो ऐसा लिख लो 4 फैक्टोरियल या फिर ऐसा लिख लो 4 फैक्टोरियल। ये दोनों ही तरीके रिप्रेजेंट किए जाते हैं, दोनों ही तरीके एग्जाम्स में या बुक्स में यूज किए जाते हैं ना। ये 4 फैक्टोरियल, अब ये 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जो भी इस फैक्टोरियल में लिखा है, अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो जो भी इस फैक्टोरियल में लिखा है यहां से लिखना शुरू करो, एक एक कम करते जाओ और मल्टीप्लाई करते जाओ। मतलब 4 से शुरू करा,
4 से एक एक कम करो, 4 3 2 1, और उन सबको आपस में क्या करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। सिर्फ 1 तक जाके हमको रुकना है, 1 के आगे 0 तक नहीं जाना है, क्योंकि अगर मैं 4 3 2 1 मल्टीप्लाई बाय 0 करूंगा तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज बड़ा सा 0। ठीक है, तो हम लोग हमेशा मल्टीप्लीकेशन फैक्टोरियल का कहाँ तक जाता है, 1 तक। कोई सा भी नाम करो, 15 भी होगा तो 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, सबका मल्टीप्लीकेशन। तो फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कि जो भी फैक्टोरियल में लिखा हो वहां से लिखना शुरू करो, एक एक कम करते जाओ और सबका मल्टीप्लाई करते जाओ, कहाँ तक, 1 तक। ठीक है, अब इसमें याद रखने वाली चीज क्या रहती है कि 0 फैक्टोरियल का जो आंसर होता है ये 0 नहीं होता है। 0 फैक्टोरियल का आंसर 0 नहीं होता है। 0 फैक्टोरियल का आंसर भी यहाँ पे माना जाता है 1। फैक्टोरियल नोटेशन में 0 का कहीं से कहीं तक कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों के कैलकुलेशन ही कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से। मतलब 0 फैक्टोरियल का आंसर 1 आएगा और साथ ही में 1 फैक्टोरियल का आंसर भी कितना आएगा, 1। अब अगर मुझे इसके आगे क्या निकालना है तो वो तो मैं निकाल ही सकता हूँ। अगर 2 फैक्टोरियल निकालना है तो 2 into 1, 3 फैक्टोरियल निकालना है तो 3 into 2 into 1, अगर 4 फैक्टोरियल निकालना है तो 4 into 3 into 2 into 1, ऐसे ही सारी चीजें आगे चलती जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने के लिए या फिर फर्दर कैलकुलेशंस के लिए इस चैप्टर में एटलीस्ट कम से कम हमको 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज पता होनी चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज हमको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए और पता होनी चाहिए। तो हम एक एक करके निकाल लेते हैं। देखो 1 फैक्टोरियल 1 आ गया, अब 2 फैक्टोरियल निकालना है तो ये हो जाएगा 2 into 1। आप लोग मेरे साथ साथ में सॉल्व करते जाओ। 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा 4 into 3 into 2 into 1, और ये ऐसे ही सारे चलते जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट वैल्यूज लिखवा रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करना और इन्हीं वैल्यूज को आपको याद रखना है जो आगे कैलकुलेशंस में काम आने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ से लिखना शुरू करता हूँ। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल का आंसर 2, 3 फैक्टोरियल था 3 into 2 into 1 मतलब 6, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 into 3 into 2 into 1, दिस इज 24। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल होता है 120, ऐसे ही 6 फैक्टोरियल होता है 720, ऐसे ही 7 फैक्टोरियल को लिखा जाता है 5040। नेक्स्ट 8 फैक्टोरियल इज 40320, 9 फैक्टोरियल 362880, and 10 factorial last is 3628800। ठीक है, तो ये हमारी 0 से लेकर 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज है जो हमको कैलकुलेशन को इजी करने के लिए याद होनी चाहिए। इसके बाद कैलकुलेशंस कैसे होते हैं वो हम आगे डील करेंगे। सबसे पहले ये वैल्यूज को आप नोट डाउन कर लीजिए। इन्हीं कैलकुलेशंस को और इजी करने के लिए फैक्टोरियल में एक थ्योरम बनाई जाती है। ठीक है, तो हम हेडिंग लिखेंगे थ्योरम। ठीक है, थ्योरम 1, फैक्टोरियल की थ्योरम 1। एक थ्योरम हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो अब ये थ्योरम क्या कहती है, एक एग्जांपल लेते हैं फिर समझते हैं। मान लो मेरे पास है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को अपन क्या लिखते हैं, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये लिखा जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैंने इस 5 को छुपा लिया, तो मेरे पास बचा क्या, 4 3 2 1। अब ये 4 3 2 1 का मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल। 4 into 3 into 2 into 1 क्या हो जाता है, 4 फैक्टोरियल। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 5 फैक्टोरियल को ये 5 और बाकी में बचा हुआ क्या है, मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं ना। 5 फैक्टोरियल को 5 into 4 फैक्टोरियल, क्योंकि देखो 5 into बचा हुआ 4 फैक्टोरियल। मान लो ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है 9 फैक्टोरियल, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 into 8 फैक्टोरियल। फिर इसको फर्दर आगे ऐसा भी लिख सकते हैं 9 into, फिर ये 8 फैक्टोरियल को वापस लिख लो 8 into 7 फैक्टोरियल। ऐसे ही हम आगे 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 कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए ये यूज करते हैं। मतलब जो भी फैक्टोरियल में लिखा है उसको बाहर निकाला और अंदर फैक्टोरियल में से एक कम कर लिया। 5 फैक्टोरियल था,
5 को बाहर निकाला और फैक्टोरियल में से एक कम कर लिया, तो 5 में से एक गया तो 4 बचा। ठीक है, सेम सिमिलरली 9 था, 9 को बाहर निकाला, अंदर से एक कम कर लिया। 8 था, 8 को बाहर निकाला, अंदर से एक कम कर लिया। ठीक है, तो यही इसी को अपने जनरल फॉर्मेट में लिखते हैं कि अगर मेरे पास है n फैक्टोरियल, तो n को बाहर निकालो, अंदर क्या बच जाएगा, n में से एक कम कर लो, n माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। दिस इज द फर्स्ट थ्योरम ऑफ द चैप्टर। ठीक है, तो अभी दो इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। पहले तो हमने फैक्टोरियल का कैलकुलेशन करना सीख लिया, हमने एक थ्योरम पढ़ ली, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में जो कंफ्यूजन होता है ना, वो क्लियर करा हमने। यूजुअली मिसकंसेप्शंस हो जाते हैं कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक जैसा ही है, क्लियर डाउट ही दूर नहीं होता कि पता कैसे करेगी कि कब परम्यूटेशन यूज करना है, कब कॉम्बिनेशन यूज करना है। तो जैसा मैंने बताया, अगर सिलेक्शन के साथ में अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है तो परम्यूटेशन यूज करेंगे, अगर अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है तो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब ये थ्योरम लिखो, उसके बाद में अपन नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पे स्विच होते हैं। आगे हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि पोजीशंस किस तरीके से सेट की जाती है, या क्वेश्चंस बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, तुम लोग नोट कर लेना। हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5 अज्यूमिंग रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज अलाउड, और सेकेंड पार्ट है रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, हमारे पास ना 5 डिजिट है, 1 2 3 4 और 5। इसमें से ना मुझे 3 डिजिट का नंबर बनाना है। ठीक है, तो देखो इसमें पहला केस बोला है रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड। अब सुनना ध्यान से, हमको कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 3 डिजिट का। तो मैंने यहाँ पे 3 पोजीशन बनी, 1 2 3। ठीक है, अपने पास नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल कितना है, 1 2 3 4 और 5 डिजिट्स अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो मेरे पास 3 पोजीशंस है, मेरे पास अवेलेबल डिजिट्स है 5, और मुझे नंबर बनाना है 3 डिजिट। अब देखो ये पहली पोजीशन की बात करते हैं। अब स्पेसिफिकली ध्यान रखना, हमको बोला है रिपीटेशन इज अलाउड। रिपीटेशन इज अलाउड का मतलब ये होता है कि जो नंबर मैं एक बार एक पोजीशन पे यूज कर चुका हूं, उसको बार बार किसी और पोजीशन पर भी यूज कर सकता हूं। मतलब मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ नहीं यूज कर सकता, यहाँ पे भी यूज कर सकता हूँ। अब देखो मेरे पास 5 डिजिट है, तो पहली पोजीशन को फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 5। मैं 1 2 3 4 5 में से कोई सी भी वैल्यू यहाँ लिख सकता हूँ ना। तो पहले पोजीशन को फिल करने के मेरे पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल है, 5। ठीक है, मेरे पास ऑप्शंस कितने अवेलेबल है, 5। नाउ सेकेंड पोजीशन, अब भैया सेकेंड पोजीशन को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल, तो देखो 5 में से एक तो यहाँ यूज हो गया, लेकिन हमको बोला क्या है, रिपीटेशन अलाउड है। मतलब जो यहाँ पे यूज हुआ है मैं उसको फिर से भी कहीं ना कहीं यूज कर सकता हूँ। मतलब सेकेंड पोजीशन को भी फिल करने के लिए मेरे पास पूरे कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 5। और सेम थर्ड पोजीशन को भी फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, 5। नाउ जब मेरे पास में तरीके आ जाते हैं, तो आए हुए तरीकों को मैं कर देता हूं मल्टीप्लाई। मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125 numbers can be formed। मैं 1 2 3 4 5 को यूज करके 125 नंबर्स बना सकता हूं। कब, जब रिपीटेशन अलाउड है। अब इसका सेकेंड केस इज रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। हमको बोला भैया रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो फिर से 3 पोजीशन बनाई अपन ने, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर बनाना है। अब सुनना ध्यान से, जब मैं पहली पोजीशन पर एलिमेंट को प्लेस करूंगा, तो देखो पहली पोजीशन फिल करने के लिए मेरे पास पूरे 5 ऑप्शन अवेलेबल है, 1 2 3 4 5। इन 5 नंबर में से कोई सा भी एक नंबर में यहाँ रख सकता हूँ। तो पहली पोजीशन को फिल करने के कितने ऑप्शन अवेलेबल, 5। अब
ऑप्शन तो 5 है, लेकिन एक बार में एक जगह पर एक ही नंबर प्लेस करोगे ना, एक ही डिजिट प्लेस करोगे, तो 5 में से एक यहाँ पे यूज हो गया, बचे कितने? 4। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने बोला है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, मतलब जो यहाँ यूज हो चुका है उसको यहाँ यूज नहीं कर सकते। 5 में से एक यहाँ पे यूज हो गया, तो अब मेरे पास अवेलेबल बाकी जगह के लिए कितने बचे? 4। तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल है। फिर उसमें से 4 में से एक यहाँ पर क्या हो गया? फिक्स हो गया। तो अगली पोजीशन को फिल करने के लिए कितने ऑप्शन अवेलेबल? 3। ये हो गया। फिर से तरीके आ गए, आए हुए तरीकों को मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 60 numbers can be formed using 1, 2, 3, 4 and 5 when repetition is not allowed। ठीक है, बेसिक फंडामेंटल क्लियर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो, उसके बाद में आगे के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, डन। चलो अभी यहाँ पर इस वीडियो को एंड करेंगे। अगली वीडियो हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, जब हम इसमें आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी बेसिक परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशंस क्लियर रखो। वो जो 0 से लेकर 10 फैक्टोरियल की अभी जो वैल्यू लिखवाई है उनको अच्छे से याद कर लो। उसके बाद में फैक्टोरियल की थ्योरम को नहीं भूलना। उसके बाद में ये एक क्वेश्चन कि एलिमेंट्स नंबर्स को पोजीशन पे फिक्स कैसे किया जाता है, थिंकिंग कैसे डेवलप की जाती है, किस तरीके से प्लेसिंग होती है। प्लेसिंग के कुछ और क्वेश्चंस आगे करेंगे, हम कुछ कैलकुलेशंस पोर्शन भी करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय।